नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम पंचायती राज व्यवस्था की क्लास शुरू करेंगे। ये जो पूरा सीरीज होगा एकदम अपडेटेड होगा। हर नए संशोधन को आपको इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है। जैसे अभी हाल ही में पंचायती राज अध्यादेश 2024 दिसंबर में लाया गया, तो क्या चीज़ चेंज हुआ, सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। बिल्कुल नया क्लास स्पेशल एडीओ के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ध्यान से आप ये लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पंचायती राज का सामान्य परिचय एवं इतिहास। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको एबीसी भी नहीं आता पंचायती राज का, तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। पूरे सीरीज में हम बहुत आसान भाषा में ही समझेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ परीक्षा में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड, उस सबको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप एडीओ की तैयारी हमारे द्वारा करना चाह रहे हैं तो ये जो पूरा सीरीज है आप ले सकते हैं। एडीओ का कंप्लीट पैकेज और एडीओ का पीजीए पैकेज, ये दो पैकेज हम लेकर आ रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो कंप्लीट सिलेबस वाला पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसका प्राइस 3500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में मात्र 1499 रुपये में आपको मिलने वाला है, और ये मात्र 999 रुपये में मिलने वाला है। तो कैसे आप ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोर्स है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आएगा, जिसका नाम है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। ये एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर पर जाइएगा, टाइप करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये दोनों कोर्स आपको दिखेगा नहीं, कब दिखेगा, कल 16 जनवरी को 10-11 बजे मॉर्निंग में आपको ये दिखेगा, ठीक है। अभी मैंने इसलिए कोर्स नहीं लाया क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप डेमो देख लें। तो आज का वीडियो आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे, तो इन दोनों में से जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एप्लीकेशन में कि कोर्स आ गया है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा उसको ऑफर का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मात्र सबसे पहले 50 स्टूडेंट जो सबसे पहले आएंगे उसके लिए ये प्राइस जो है, ऑफर प्राइस एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड डाउट रहेगा आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अलग से मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, इस कोर्स को के बारे में सब कुछ बताया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। कुछ लोगों का एक कमेंट में भी डाउट था कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या करें। तो देखिए, वो बहुत सामान्य भाषा में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम है आपका, लेकिन जैसे हिंदी सामान्य तौर पे समझ में आ जाती है, बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आप डेमो देख लीजिएगा। उसके बाद क्लियर कर लीजिएगा कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। शुरू करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे पंचायती राज का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे कि पंचायती राज का जो है उल्लेख हमारे भारत में कब से मिलता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इसका पूरा ऐतिहासिक तथ्य भी हम देखेंगे। तो हमारे भारत देश में पंचायती राज ऐसा नहीं कि अचानक आज ही आया, प्राचीन काल से मौजूद है ना। अगर आप देखेंगे वैदिक काल, चोल व पल्लव के काल, अंग्रेजी शासन के समय, तो उस समय से पंचायती राज व्यवस्था चलती आ रही है। आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर नाम से कोई ना कोई पाठ पढ़ा होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से थे, मैंने तो पढ़ा था, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था क्या, कि पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है। तो इससे हमको देखने को ये मिलता है कि बहुत पहले से ही पंचायती राज जो है सिस्टम अवेलेबल था इंडिया में। वैदिक युग में यहाँ पर आप देखेंगे पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये जो पंचायतन शब्द का अर्थ क्या होता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऐसा कोई भी 5 व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्ति का समूह, इसका जो पंचायतन है इस शब्द का अर्थ है। और इसी पंचायतन बाद में कन्वर्ट हुआ पंचायत में, है ना। चोल व पल्लव काल में एक नाडु परिषद नाम से भी स्थानीय स्वशासन परंपरा का उल्लेख मिलता है। अब पंचायती राज क्या है, आज का जो पंचायती राज है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो पंचायती राज कुछ नहीं, इसका अर्थ ग्रामीण स्वशासन, इसको स्थानीय स्वशासन में हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पद्धति, है ना। तो ये जो पंचायत शब्द का अर्थ है ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय स्वशासन से ही है। इसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण से भी जोड़ते हैं। नहीं आया समझ, ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे
सबसे ऊपर क्या होता है, अगर हम भारत में देखेंगे सबसे ऊपर हो गया केंद्र, उसके बाद आता है राज्य, उसके बाद अगर हम देखेंगे राज्य के नीचे अगर हम चलो जिला मान ले, जिला के बाद हम जनपद मान लेते हैं, है ना, फिर जनपद के बाद हम मान लेते हैं कोई गांव। अब 17 का विकेंद्रीकरण को समझिए, हमको गांव का विकास करना है और यहाँ पर बैठा है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री, एक एक देश में तो लाखों गांव है ना, किसी भी गांव में सड़क की क्या हालत है ना, क्या क्या समस्या है, कैसे जानेगा और कैसे इसका विकास करेगा। लेकिन जो इस गांव में निवास करता है उसको पता है कि हमारे गांव में प्रॉब्लम क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का आप महत्व यही समझिए कि जो जहां पर निवास कर रहा है उसको पावर दे देना, मतलब सबसे जो निचली बॉडी है अगर आप उसको पावर दे रहे हैं, यही होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो महात्मा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण सपना था स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, है ना। तो भारत में पंचायती शब्द का अर्थ क्या है, ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके ग्रामवासियों को शासन सौंपना, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। इसको भी मैंने आपको समझा दिया कि जो लोग वहाँ निवास करते हैं उनको सत्ता देना, शासन देना। लेकिन कैसे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आज से सरपंच बन गए, आज से पंच बन गए, ऐसा नहीं, निर्वाचित करके, मतलब चुनाव के द्वारा, है ना। तो निर्वाचित निकायों के द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन, मतलब उसके बारे में उसको मैनेजमेंट करने के लिए पावर देना, ठीक है। भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है इस व्यवस्था को। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में इस व्यवस्था से रिलेटेड क्या क्या जो चीज़ें हुई थी, है ना। तो ब्रिटिश काल में अगर आप देखेंगे तो पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो अच्छी थी। धीरे धीरे जब ब्रिटिश काल आया तो व्यवस्था गड़बड़ाने लगी, स्पेशली पंचायती राज व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। लेकिन धीरे धीरे पंचायती राज का महत्व भी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों को समझ आने लगा, तो इसका भी विकास होने लगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी, कमजोर हो गए थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1870 में क्या हुआ, वर्ष 1870 में मेयो प्रस्ताव लाया गया और मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि की गति दी, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि 1870 से एक शुरुआत होने लगा, मेयो प्रस्ताव लाया गया और मेयो प्रस्ताव में जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके बारे में कहा गया कि इम्पोर्टेंट है भैया, इसको लाना चाहिए। तो मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को महत्व दिया और लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनको ही हम भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा सन, 1882 में कौन आया, लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। उन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के तहत निर्वाचित नगर पालिका बोर्डों और जिला समितियों के जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और इसी के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक इसीलिए ही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे 1882 के बाद क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1907 में रॉयल कमीशन आया और इस कमीशन ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होना चाहिए, शहरों में नगर पालिका गठन किया जाना चाहिए, ये जो है रॉयल कमीशन में कहा। लेकिन इस स्लाइड में अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में इन्होंने कहा ये अत्यंत आवश्यक है, इस पर बल दिया और इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर 1919 की बात करते हैं, आज़ादी से जस्ट पहले 1919 की बात करते हैं। आज़ादी से पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया और ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया, मतलब हल्का से एक थोड़ा सा कानूनी पावर देने का प्रयास यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इसके तहत प्रांतों में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित
विषय सूची में रखा गया। ठीक है, हस्तांतरित का क्या मतलब होता है? भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया। उस समय क्या होता था, सब कुछ किसके अंतर्गत था? अंग्रेजों के अंतर्गत था। तो स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित कर दिया गया मंत्रियों को। किस मंत्री को? भारत मंत्रियों को, भारतीय मंत्रियों को। ठीक है, और इसी के तहत 1929 में द्वैध शासन पद्धति की भी शुरुआत हुई। वहां पर हम नहीं चलते, बस यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या किया गया? ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया था, और इस अधिनियम को मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज का विकास हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए। जैसे हम स्वतंत्र हुए तो हम हमारे लिए संविधान बनाए। स्वतंत्रता के बाद भारत को लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए हमने क्या किया? भारत का संविधान का निर्माण सबसे पहले किया। अब संविधान में राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका भाग 4 में मिलता है, और भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया। संविधान में सबसे पहले ध्यान देंगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया। और पंचायत के बारे में उल्लेख तो मिला, लेकिन अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए, और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? राज्य के विधानमंडल को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फलस्वरूप देश में पंचायतों का गठन होने लगा, शक्तियों व अधिकार दिए गए, लेकिन अलग अलग राज्यों ने इसे अलग अलग ढंग से लागू किया, क्योंकि कोई बाध्यता तो नहीं थी। राज्य को दे दी ना अब पावर, राज्य के विधानमंडल को दे दिए, तो वो अपने हिसाब से लागू करेगा। तो हो सकता है भैया मध्य प्रदेश में अलग टाइप का पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है, छत्तीसगढ़ में अलग टाइप का चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में अलग टाइप का चल रहा है। खैर उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि अलग अलग राज्यों ने इसे अलग अलग ढंग से लागू किया, चूंकि नीति निर्देशक तंत्र सिद्धांत जो है बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है। परिणाम स्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। इसका मतलब समझिए कि अगर कोई चीज़ बाध्यकारी नहीं होता तो होता क्या है? अपनी मनमानी करते हैं। तो उस समय क्या हुआ? राज्य भी अपनी मनमानी करने लगा, और अपने हिसाब से ही अलग अलग टाइप का पंचायती राज संरचना तैयार हो गया, और पूरे भारत देश में जो एक रूपता चाहिए था पंचायती राज को लेकर, वो एक रूपता नहीं दिख रही थी। तो ये खामियां वहाँ पे देखने को मिला। कालांतर में राज्यों का रूप पंचायतों के प्रति उदासीन होने लगा, है ना, उतना सीरियसली नहीं लेते थे। पंचायती व्यवस्था को पूरे देश में संचालित करने के लिए समय समय पर अनेक समितियां भी बनाई गई। उसके बाद संवैधानिकरण किया गया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में क्या था? बाध्यकारी नहीं था, तो राज्य को पावर भी मिला था, वो अपनी मनमानी करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? संविधान में इसको स्थापित करने के लिए, संवैधानिकरण करने के लिए धीरे धीरे समिति बनाई गई। अब एक एक समिति को हम पढ़ेंगे, समिति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे जितनी भी समितियां हैं पहले मैं आपको समझा दूंगा, और उसके बाद समिति को याद रखने का ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहला समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में ये आया, 1957 में ये आया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भी अध्यक्ष होते थे उनके नाम पे समिति हुआ करता था, तो बलवंत राय उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो है जनवरी 1957 में समिति का गठन हुआ, लेकिन नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इन्होंने ये कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने की, जो पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति की प्रमुख जो सिफारिशें थी याद रखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे पहली बात की वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बात किसने किया? अगर ऐसा पूछा जाए तो ध्यान देंगे बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले बात की। यहाँ पर त्रिस्तरीय क्या था? गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति की संरचना बलवंत राय मेहता ने दिया था। और यहाँ पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट लोगों के द्वारा, है ना। पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का जैसे चुना जाना, है ना, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है आम जनता का, उसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। हालांकि यहाँ पे ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस समिति के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सबसे पहली बात जो है बलवंत राय मेहता ने किया था। क्या क्या कहा था उन्होंने कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक या फिर खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्यों को इनको सौंप देना चाहिए, है ना। जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम से संबंधित विकास का काम किसको सौंपना चाहिए, ग्राम पंचायत को सौंपना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को। तो ऐसे इन्होंने एक सिफारिश दी। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश को होना चाहिए। जो जिला परिषद है ना, इसका अध्यक्ष कौन होगा, जिलाधीश होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और इन सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू किया गया। तो ध्यान देंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। डिटेल में अगर पूछा जाए तो राजस्थान के नौगढ़ जिले बगदरी गांव में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना कहाँ पर हुआ, मैंने अभी बताया आपको, राजस्थान के नौगढ़ जिले में हुआ। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब पंचायती राज व्यवस्था का जब संवैधानिकरण हो जाता है तो संवैधानिकरण होने के बाद जो है सबसे पहले कहाँ पर लागू होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश में, है ना। और मध्य प्रदेश के साथ उस समय छत्तीसगढ़ भी था। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एक तरीके से हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ जिले में सबसे पहले पंचायती राज जो संस्था है वो लागू किया गया था राजस्थान के बाद। दूसरा अगर आपको पूछा जाए तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने इस योजना को लागू किया। मतलब पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के साद नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला राज्य राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। इसके बाद बहुत सारे राज्यों ने धीरे धीरे इसे लागू किया। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया, तो कुछ जगह 4 स्तरीय, कुछ जगह 1 स्तरीय, ऐसे यहाँ पर भी दिक्कत आना स्टार्ट हुआ था। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर केरल ने 1 स्तरीय अपनाया, तमिलनाडु ने 2 स्तरीय अपनाया, राजस्थान ने 3 स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया। फिर हम आगे आते हैं अशोक मेहता समिति 1977। बलवंत राय समिति की सिफारिश के बाद अगला जो समिति आया वो है अशोक मेहता समिति। ये 1977 में आया है। ठीक है, ईयर भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कभी कभी जोड़ी मिलाव टाइप का भी आ जाता है कि कौन कौन से समिति का ईयर कौन से था, है ना। ट्रिक्स तो मैं आपको आगे बता दूंगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। अगस्त 1978 के आसपास इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें लगभग 132 सिफारिशें को इन्होंने कहा। सब 132 को तो नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने त्रिस्तरीय को बदलकर द्विस्तरीय समिति बनाने का सुझाव दिया। एक पहला हो गया आपका मंडल पंचायत, 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह को मंडल पंचायत बनाना चाहिए। दूसरा आपका हो गया जिला परिषद, जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। ठीक है, तो जैसे बलवंत राय मेहता ने कहा था 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे अगर हम अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसने
द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम के बारे में कहा, मंडल पंचायत और जिला परिषद। राज्य के बाद विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होना चाहिए और जिला परिषद को राज्य स्तर पर योजना एवं विकास के लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए। तो इस समिति ने ज़्यादा फोकस जिला पर किया है ना, जिला को ही राज्य का विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होना चाहिए ऐसा कहा, और जिला परिषद को राज्य स्तर पर ही योजना विकास के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए, जैसे अलग अलग पार्टियां होती ना उस आधार पर पार्टी बनाकर चुनाव किया जाना चाहिए, ऐसा पहली बार अशोक मेहता समिति ने कहा। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, अगर अतिक्रमण होता है तो पंचायत के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव किया जाना चाहिए। अर्थात जैसे पंचायती राज भंग हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो 6 माह के भीतर चुनाव किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सबसे पहले सिफारिश कहा था। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण भी होना चाहिए, ये सब सिफारिशें इन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण मतलब अगर हम गांव की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, तो ग्राम पंचायत की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सा कार्य हो रहा है, तो ग्राउंड लेवल पर वाकई में कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब का परीक्षण करना, ये सब होता है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है सिलेबस में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार जैसे गिर गई, तो जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के कारण इस पर कार्रवाई ही नहीं हो पाई है ना, इसलिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है आपका GV.K. राव समिति 1985 में आया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। योजना आयोग, अब इस योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल दिया गया है ना। क्या करता है योजना आयोग, योजना बनाता है ना, नीतियाँ बनाती हैं, तो इस योजना आयोग का नाम करके चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया है ना। तो योजना आयोग के द्वारा 1985 में इस समिति का गठन किया गया था। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत कमजोर है और इन्हें बिना जड़ की घास कहा। तो ये कई बार पूछ दिया जाता है कि कौन सी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था है ना। कैसे याद रखेंगे, जी से होता है घास है ना, ऐसे हिंदी में आप लिख लें, और जी से हो गया GV.K. राव। तो ऐसे एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, GV.K. राव समिति ने कहा था बिना जड़ के घास है ना। इसके प्रमुख सिफारिशों के बारे में हम देखेंगे तो जिला परिषद विकेंद्रीकरण का मुख्य, इन्होंने भी ऐसे ही कहा कि जिला के बारे में कहा कि जिला परिषद विकेंद्रीकरण का मुख्य निकाय हो और विकास की इकाई जिला हो। जैसे कि अशोक मेहता ने कहा था वैसे इन्होंने कहा कि विकास की इकाई जिला होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य अधिकारी जिला विकास आयुक्त होना चाहिए और इसका पद जो है कलेक्टर से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो GV.K. राव समिति में इंपॉर्टेंट क्या है, बस इन्होंने ये कहा, निष्कर्ष निकाला था कि पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत कमजोर हो चुकी है और बिना जड़ की घास खाता। ये वह जो लाइन है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और ईयर को थोड़ा सा ध्यान में रखते जाइएगा। ठीक है, 1985 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है LM सिंघवी समिति 1986 में, इसके बारे में हम देखते हैं। LM सिंघवी समिति ने कहा, क्या कहा, तो LM सिंघवी का पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, लक्ष्मी मल सिंघवी है ना। इसके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो लक्ष्मी मल सिंघवी इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने इस समिति का गठन किया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय एवं संरक्षण देने की बात सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी है ना, कि पंचायती राज को संविधान से जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा LM सिंघवी ने सबसे पहले कहा था। और ये एकदम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, LM सिंघवी ने की। क्यों कहा, देखिए जो चीज़ संविधान में लिख दिया जाता है वो बाध्यकारी हो जाता है। जैसे कि हमने देखा ना कि समिति के बातों को राज्य नहीं मानता था, मनमानी करता था। कोई अगर बलवंत राय मेहता कह रहा है कि त्रिस्तरीय होना चाहिए तो कहीं पर 1 स्तरीय हो रहा है, कहीं पर 4 स्तरीय हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो बाध्यकारी नहीं था। उससे पहले भी अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बस एक अनुच्छेद में पंचायती राज के बारे में कहा गया था, वो भी बाध्यकारी नहीं था। इसलिए
सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि राजीव गांधी सरकार के समय की बात है, सबसे पहले इसने कहा था कि संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए ताकि ये बाध्यकारी हो और सिस्टम से यहाँ पर काम चले। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात सर्वप्रथम किसने की? एल.एम. सिंघवी समिति ने की। ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। क्या होता है ग्राम सभा? पूरे क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे। ग्राम सभा तो आपका एक पूरा टॉपिक है ना। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी जितने भी लोग जिनका निर्वाचन प्रमाण पत्र में नाम होता है वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और उसी ग्राम सभा की हम बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया एल.एम. सिंघवी समिति ने, है ना। पंचायती राज संस्थाओं के विवाद हेतु न्यायिक अधिकारियों की स्थापना की जाए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, एल.एम. सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता की बात की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसके सरकार के समय? राजीव गांधी सरकार के समय। ठीक, अब आते हैं पी.के. थुंगन समिति 1988 में। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता की बात की। गांव, प्रखंड एवं जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। तो यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट ही वित्त आयोग वाला आप याद रख लीजिएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला है गॉडगिल समिति, ये 1988 में आया। ठीक है, थुंगन समिति की बातों को दोहराया, जो जो ये कहा उसी बातों को ये भी लगभग दोहराया, इसलिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचायत के तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब आम नागरिकों के द्वारा होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ऐसा कहा। ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत में सरपंच का भी चुनाव होता है, पंच का भी चुनाव होता है और एक उप सरपंच भी होता है ना। तो क्या यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होता है? सरपंच होता है, पंच होता है और एक होता है उप सरपंच। तो सरपंच, अगर आप गांव में रहते हैं, है ना, आपने वोट कभी किया होगा, तो सरपंच के लिए आप वोट खुद देते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। पंच, अपने वार्ड का पंच आप स्वयं चुन सकते हैं, इसको भी हम प्रत्यक्ष चुनते हैं, तो प्रत्यक्ष यहाँ पर ये प्रत्यक्ष हो गया। अब उप सरपंच कैसे चुना जाता है? पंचों के माध्यम से, मतलब जितने भी सदस्य हैं अपना अगर अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष चुन रहे हैं, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष। मतलब आपका हाथ नहीं है, सदस्यों का हाथ है, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, है ना। तो यहाँ पर गॉडगिल समिति ने सभी इस तरह के चुनाव को प्रत्यक्ष होना चाहिए ऐसा कहा था, और एक राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए ऐसा कहा था। तो ये 1-2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला है भूरिया समिति। ठीक है, 1995 में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूरिया समिति। इस समिति ने पेसा एक्ट की मांग की। पेसा का फुल फॉर्म आप पहले देख लीजिए क्या होता है। पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब जैसे कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पर जनजाति बाहुल क्षेत्र है, जनजातियों का निवास, वहाँ पर जनसंख्या आधार पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कोई पंचायती राज से संबंधित कोई कानून बना रहे हैं तो उनकी परंपराओं को ठेस न पहुंचे, उनकी संस्कृतियों को ठेस न पहुंचे, इसलिए पेसा एक्ट लाया गया। और किसके कारण लाया गया? भूरिया समिति के सिफारिश के अंतर्गत लाया गया। तो जनजाति बहुल क्षेत्र में उनकी संस्कृति व फिर परंपराओं का कानूनी रूप से संरक्षण करना इस समिति का उद्देश्य था, जिसको हम कहते हैं पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं क्या है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार अधिनियम, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका ये नाम है ना, और इंग्लिश में देखें तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया पेशा। ये 96 में आया एक्ट, है ना। समिति ने सिफारिश दी थी 1995 में, लेकिन 96 में ये एक्ट आया। भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1996 को ये पेशा एक्ट लागू किया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेशा एक्ट लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ। जनजाति समूहों के बीच आम सहमति पर आधारित स्वशासन, मतलब जनजातियों के लिए स्पेशल
संरक्षण एक तरीके से आप समझ लीजिए वहाँ के जो आम जनता हैं उनकी सहमति से ही शासन होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका पेशा एक्ट, ठीक है। इनकी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज व्यवस्था ने जनजाति क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम, पंचायत विस्तार अधिनियम अर्थात पेशा अधिनियम बनाया गया। मतलब जनजातीय जो लोग हैं उनके संस्कृति परंपराओं, उन लोगों से परामर्श लेकर उनसे सहमति लेकर स्थानीय स्वशासन करना पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य हुआ। यह जनजाति समूह के परंपराओं एवं रिवाजों का क्या क्या करता है, संरक्षण करता है। वर्तमान में यह 10 राज्य में लागू है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जगह लागू है। तो पेशा एक्ट संविधान की 5वीं अनुसूची में आने वाले देश के 10 राज्यों में लागू होता है। 5वीं अनुसूची जो हम जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मानते हैं, अनुसूचित क्षेत्र मानते हैं, ऐसे 10 राज्यों में ये लागू है। ये 10 राज्य कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ध्यान देंगे हमारा छत्तीसगढ़ भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ऐसे जो है टोटल 10 राज्यों में पेशा एक्ट लागू है। तो छत्तीसगढ़ में भी लागू है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जितने भी समिति हैं, है ना, सारे समिति के बारे में हम पढ़ लिया, लेकिन हो क्या जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। कौन से पहले थे, कौन से दूसरा में था, ऐसे मिक्स हो जाएगा। तो इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आप याद रखेंगे, बैग एलपीजी या फिर यहाँ पर भूरे बैग पर एलपीजी। इमेज को देखिए, जो हम देखते हैं ना वो चीज़ हमको ज़्यादा ध्यान में रहता है। देखिए ये भूरा बैग है, इसके अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर मैंने डाल दिया है एडिट करके। तो भूरे गैस पर एलपीजी याद रखेंगे, भूरे गैस पर एलपीजी, और भूरे को सबसे लास्ट में आपको रखना है। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या क्या होता है, बैग एलपीजी, है ना, भूरे बैग पर एलपीजी। भूरा को ध्यान रखेंगे कि सबसे लास्ट में हमको लिखना है, ठीक है। बी से हो गया आपका बलवंत राय मेहता, ए से हो गया आपका अशोक मेहता, जी से हो गया आपका जीवीके राव, एल से हो गया आपका एलएम सिंघवी, पी से हो गया पीके थुंगन, और जी से हो गया आपका गॉडगिल, है ना। और लास्ट में भूरा आपको याद रखना है, भूरिया समिति, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका जोड़ी मिलाव भी आएगा ना, 1959 में कौन सा आया, 77 में कौन सा आया, 85 में कौन सा आया, तो आपको ये सीक्वेंस अगर याद रहेगा तो वो आप उसको मैच कर जाओगे, और बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो प्रमुख समितियों एवं सिफारिश का मैंने एक शॉर्ट सा टेबल भी बना दिया है, जिसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट करके भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कौन से वर्ष में कौन कौन सी समिति आया और कौन कौन सा इसका मुख्य सिफारिश था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बना दिया आप लोगों के लिए। ये रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे संवैधानिकरण के प्रयास किस तरीके से किए गए। सबसे पहले राजीव गांधी सरकार 1989 में आएंगे। मैंने बताया था ना आपको एलएम सिंघवी समिति पे, है ना। तो 1989 में एलएम सिंघवी के अनुशंसा के उपरांत राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात कही थी, और इसके लिए एक संविधान संशोधन भी लाया था। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। लोकसभा में ये पारित भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका। तो यहाँ पर तो ये फेल हो गया, है ना। पूरा प्रोसेस क्या होता है, लोकसभा में भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए। जो दोनों जगह पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये जो लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका। अगला है फिर वीपी सरकार 1990 में। विश्व प्रताप सिंह की सरकार ने भी संवैधानिक मान्यता देने के लिए 1990 में लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन इनकी सरकार बहुत जल्दी ही गिर गई, और सरकार गिरने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। फिर अगला है नरसिम्हा राव सरकार 1991। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो कि अंततः 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ, और इस तरीके से लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया, ठीक है। इसलिए हम 24 अप्रैल 1993 को ही
पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम अब बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। अगर आप एडीओ का सिलेबस देखेंगे तो इकाई 1 में ये लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और इसकी विशेषताएं, है ना। तो इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं और से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर आप कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे, है ना, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर जो भाषा है वो बहुत टफ लगेगा। मैंने यहाँ पर टाइप भी किया है, मैंने स्वयं टाइप किया है, तो बहुत ईजी वे में टाइप किया है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए इस तरीके से टाइप किया है, तो आप ध्यान से समझिएगा, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992, इसके बारे में पढ़ते हैं। किस सरकार के अंतर्गत लाया गया, ऐसे घुमा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव उस समय थे, है ना। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा, भाग 9, एक नया खंड जोड़ा। कौन सा भाग जोड़ा संविधान में, भाग 9 अनुच्छेद 243, है ना। और इसके अंतर्गत जो है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए। तो क्या क्या याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भाग 9 अनुच्छेद 243 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें कुल 29 विषय थे, और इसको पंचायतें नाम से सम्मिलित किया गया संविधान में, है ना। इसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी आप देखेंगे। 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है, लोकसभा में बहुमत मिल गया, पारित हो गया। उसके बाद एक दिन बाद 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा ये अनुमोदित हो गया। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर शंकर दयाल जी थे। यहाँ पर ध्यान देंगे 24 अप्रैल को ये लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए पूरे देश में ये लागू हुआ था, है ना। तो इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब संवैधानिक दर्जा मिला 24 अप्रैल को लागू हुआ, तो पूरे देश में जब ये लागू हुआ तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ भी उसी का हिस्सा था, तो अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो है प्रथम ऐसा राज्य था जहां पे पंचायती राज लागू किया गया था। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था, जैसे कि राजस्थान में नागौर सबसे पहले लागू हुआ, तो उस समय क्या हुआ, बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अंतर्गत 1959 में राजस्थान ऐसा सबसे पहला राज्य था जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, राजस्थान के नागौर में। लेकिन उस समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश, अविभाजित छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा ही था ना 1993 में, इसलिए ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसी दिन 24 अप्रैल के कारण क्या होता है, लागू हुआ, इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद जो 40 है, इसको एक नया बल मिल गया, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन ये जब भाग 9 जोड़ा गया अनुच्छेद 243, तो ये जो है इसको एक नया बल मिल गया। अनुच्छेद 40 क्या था, संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में शामिल, इसके तहत ग्राम पंचायत का गठन कर राज्य द्वारा उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान किया जाता था, ठीक है, तो इसको एक नया बल मिल गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद लोकतांत्रिक शासन की जो संस्थाएं हैं, इसको आप समझिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद लोकतांत्रिक शासन की संस्थाएं, यहाँ पर देश स्तर पर जैसे संसद हो गया ना, सांसद, अब यहाँ पर राज्य के स्तर पर राज्य की विधानमंडल हो गया। अब जिला स्तर पर क्या हो गया, जिला स्तर पर अगर आप देखेंगे तो नगरीय क्षेत्र, और ग्राम स्तर पर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आप ग्राम पंचायत वगैरह देख रहे हैं। तो जिला स्तर पर नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत जैसे होगा, ग्राम पंचायत होगा, और नगरीय क्षेत्र में होगा आपका नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा लोगों के संसद के रूप में कार्य करेगा। एक ऐसा जो है एक ढांचा बनाया गया 73वें संविधान संशोधन के बाद। भारत में पंचायत योजना पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है और पंचायत राज्य सूची का विषय है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि पंचायत जो है किस सूची का विषय है, तो पंचायत राज्य सूची का विषय है, ठीक है। 3 तरह की सूचियां होती है
जैसे अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची मतलब जो भी शक्ति पावर है, कानून बनाने का जो पावर है वो केंद्र के पास हो गया। राज्य सूची मतलब पावर किसके पास है, राज्य के पास। समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर रहता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो केंद्र का, मतलब अगर विवाद हो गया या फिर केंद्र का निर्णय जो है मान्य होता है वो समवर्ती सूची हो गया। तो राज्य सूची का विषय मतलब राज्य के पास पावर है ना। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 एवं अनुच्छेद 243, यहाँ पर आप देखेंगे तो क से लेकर क ख ग घ अंग, अगर हिंदी में देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लेकर ओ तक 15 उप अनुच्छेद जोड़े गए। इस प्रकार जो है कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। तो ये जो टोटल 16 अनुच्छेद है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनुच्छेदों के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक ट्रिक से मैं आपको 16 के 16 अनुच्छेद याद करवा दूंगा। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे हम ट्रिक से समझेंगे। जैसे समिति को हमने ट्रिक से याद किया उसी तरीके से इसको भी हम ट्रिक से समझेंगे, है ना। पहला हो गया आपका अनुच्छेद 243। इसके अंतर्गत जो है बताया गया परिभाषा, मतलब इसमें जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या एवं ग्राम को परिभाषित किया गया। अगर आप कोई भी अधिनियम वगैरह पढ़ेंगे ना तो कभी भी देखेंगे तो सबसे जो पहला अनुच्छेद रहता है वो परिभाषा ही कही रहता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद के अंतर्गत जो चीज़ लिखा हुआ है वो लिखा क्या है वो किसी को समझ नहीं आया तो सबसे पहले उस चीज़ को परिभाषित कर दिया जाता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। उसी तरीके से अनुच्छेद 243 परिभाषा है। इसके अंतर्गत जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत क्षेत्र, ये सब के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है कि उसका मतलब क्या होता है ना। तो बस आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें परिभाषा को उल्लेख है। फिर अगला है अनुच्छेद 243 ए, या फिर हिंदी में देखेंगे तो है क। दोनों में आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर ऑप्शन आएगा तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो क ख ग घ देखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ए बी सी डी देखेंगे। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं और क ख ग घ में प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में तो क्वेश्चन रहता ही है ना, तो ऑप्शन में आप ए बी सी डी वाला भी देख लीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रहे, है ना। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया। ग्राम सभा है इसके अंतर्गत, तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन कर उन्हें कार्य सौंप कर शक्ति संपन्न बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल को निर्देशित किया गया। अर्थात पंचायतों को शक्तियां राज्य के विधानमंडल से ही प्राप्त होगी। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में हम देखेंगे। राज्य के विधानमंडल को पावर है और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए और उनको शक्तियां सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए राज्य विधानमंडल को निर्देशित किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या होता है ग्राम सभा? जैसे आपका गांव है और गांव में आपका वहाँ के निर्वाचन नामावली में आपका नाम है, मतपत्र में आपका नाम है, तो आप क्या निर्वाचन नामावली जो भी अब चुनाव की सूची तैयार होती है ना, उसमें अगर आपका नाम है तो आप क्या हो सकते हैं, आप वहाँ के सदस्य हो सकते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो और उसको पावर रहता है मीटिंग वगैरह, जो भी बैठक वगैरह करते हैं ग्राम सभा से रिलेटेड, वहाँ पर वो अपना मत रख सकता है, अपनी बातें रख सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन कर उन्हें कार्य सौंप कर शक्ति संपन्न बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को निर्देशित किया गया। इन शॉर्ट अनुच्छेद 243 ए के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो बस ये पूछ दिया जाएगा कि ग्राम सभा के गठन का प्रावधान पंचायती राज के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है या फिर उल्लेख है। तो अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, सब कुछ आपको रट जाएगा। ठीक है, फिर अगला है अनुच्छेद 243 का बी, पंचायतों का गठन किया जाना। इसके अंतर्गत है पंचायतों का गठन किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक पंचायत में ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत होना चाहिए राज्य में, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए। ऐसा ग्राम, जनपद और जिला पर पंचायत का गठन किया जाए, ऐसा कहा गया। और क्या कहा गया, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो वहाँ मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। मतलब ये अनुच्छेद क्या कह रहा है कि आप त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, जैसे ग्राम में ग्राम पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत और जिला में जिला पंचायत, ऐसे हर राज्य को बनाना है। लेकिन अगर किसी राज्य की जनसंख्या
कितना कम हो, 20 लाख से कम हो, तो उसे जनपद पंचायत बनाने की बाध्यता नहीं है। मतलब मध्यवर्ती खंड तो वही हो गया ना, इस स्तर पर पंचायत गठन का नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका अनुच्छेद 243 का सी या फिर ग, पंचायत की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये हमको अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो पंचायत की संरचना कैसी होना चाहिए, राज्य का विधानमंडल शक्ति किसके पास है। देखिए पंचायत से रिलेटेड जितने भी शक्तियों के बारे में अगर आप थोड़ा सा हिंट दिमाग में रखिएगा, राज्य के विधानमंडल के पास ही होता है ना। तो राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकेगा। मतलब विधि के द्वारा मतलब कानून के द्वारा पंचायत की संरचना कैसी होगी, ये पावर किसके पास है, राज्य के विधानमंडल की पावर। तो राज्य का विधानमंडल तय कर सकेगा कि पंचायत की रचना कैसी होगी, लेकिन किसी भी स्तर पर प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या एवं पदों की संख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान होगा। हर राज्य में जो अनुपात के अनुसार जितने पद निकाले जाएंगे, आरक्षण के हिसाब जो भी होता है अनुपातिक हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो सारे सिस्टम है सब जगह एक हिसाब से होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ग्राम स्तर और जनपद पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरा जाना चाहिए। मतलब जो आपका ग्राम स्तर हो गया, जनपद पंचायत हो गया, यहाँ पर जिला की बात नहीं किया जा रहा, ध्यान देंगे। ग्राम स्तर और जनपद पंचायत के सभी स्थान मतलब अगर आप ग्राम स्तर पर सरपंच की बात करें, ग्राम स्तर पे पंच की बात करें, है ना, जनपद पंचायत में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सदस्य अध्यक्ष की बात करें, मतलब सभी स्थान क्या होने चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने चाहिए। और जिला स्तर पर यह प्रक्रिया कैसी होगी, इसका निर्णय राज्य सरकार का विधानमंडल करेगा। मतलब जिला के हिसाब से पावर ये है, राज्य का विधानमंडल तय कर सकता है कि उस पर चुनाव किस तरीके से होगी। किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायत के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा जो पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए हों। मतलब पंचायत के जितने भी अधिवेशन है, मीटिंग है, उसमें मत अपना राय देने का अधिकार किसको होगा, राय देने का अधिकार किसको होगा, जो कि चुने गए हैं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से हो जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाए। जैसे गांव स्तर पर अध्यक्ष हो गए, सरपंच हो गया, तो राज्य के विधानमंडल ये बतला सकता है कि सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होगा, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर होगा, या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभी क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है ना, मतलब सरपंच आप स्वयं चुनते हैं। तो अगर इसको अप्रत्यक्ष रूप से करना है तो राज्य के विधानमंडल कर सकता है। जैसे बीच बीच में कभी कभी सुनने को भी मिलता था ना ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ पावर राज्य के विधानमंडल के पास ही रहता है। जनपद स्तर या जिला स्तर पर अध्यक्ष उसके निर्वाचन सदस्यों के द्वारा में चुना जाएगा। जनपद स्तर पर अगर आप देखेंगे, जिला स्तर पर आप देखेंगे, तो अध्यक्ष जो है उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, ये ऐसा इसमें कहा गया। फिर अगला है आपका अनुच्छेद 243 डी या घ, स्थानों सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण किस तरीके से यहाँ पर होता है ना, और आरक्षण से संबंधित जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है ना, उसको भी हम बताएंगे आपको। प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एससी, अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब, एसटी के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ठीक है, हर जगह स्थान, प्रत्येक पंचायत में स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर होगा और आरक्षण चक्रानुक्रम से आवंटित होंगे, मतलब क्रम अनुसार आवंटित होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आरक्षण जो है किस सिस्टम से चलता है, किस हिसाब से होता है, ये बस ये याद रखना, जनसंख्या के अनुपात पर होता है ना। तो हर पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लोग कितने निवास करते हैं, जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति कितने निवास करते हैं, उसकी जनसंख्या, उस अनुपात पर ही हर ग्राम पंचायत या फिर प्रत्येक पंचायत, ग्राम की हम बात करें, जनपद की बात करें, जिला की बात करें, प्रत्येक पंचायत में लिखा है, प्रत्येक पंचायत में एसटी एससी के लिए आरक्षण रहेगा और जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण रहेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का 1/3 अनुसूचित
जातियों और जनजातियों की महिलाएं के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब जो कुल आरक्षण है एसटी एससी के लिए, उसमें से एक तिहाई मतलब होता है 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में जैसे कुल महिलाओं का आरक्षण बोला जाएगा, है ना, तो देखिए कुल महिलाओं का आरक्षण अगर आप पंचायती राज के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो एटलीस्ट जो है एक तिहाई होना चाहिए, 33% होना चाहिए, वो कम से कम है। लेकिन अगर राज्य शासन चाहे तो बढ़ा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है महिला आरक्षण 50% है। आगे हम उसी चीज़ का डिस्कस करेंगे, है ना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये 2 बार टाइप हो गए, इसको हमने जिक्र किया है। प्रत्येक चुनाव में कुल सदस्यों का एक तिहाई आरक्षण महिला को होना चाहिए, है ना। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के महिला को मिलाकर जो कुल आरक्षण है महिला में, हर पंचायत में हम देखेंगे तो प्रत्येक पंचायत में कुल सदस्यों का एक तिहाई, अब ये मिनिमम है, एक तिहाई होना ही चाहिए आरक्षण महिलाओं का। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ में ये जो महिला आरक्षण है ना वो 50% है। तो प्रत्येक पंचायत में कुल सदस्यों का एक तिहाई महिला आरक्षण जो होना चाहिए, ये वर्तमान में कब से, अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ में कितना है, 50%, 1/2, है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पर एक नया अभी जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम संशोधन 2024 आया है, अध्यादेश 2024 आया है, इसमें क्या अपडेट है आरक्षण को लेकर ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये अधिनियम कब आया, 3 दिसंबर 2024 को ये जारी किया गया, है ना। और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में आंशिक बदलाव किए। आंशिक बदलाव का मतलब सब कुछ बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ, बस ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो क्या हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं चेंज किया हुआ है, इसको हम समझते हैं। ये पहले आरक्षण कैसा था वो है, और ये संशोधन, ये जो अभी अध्यादेश आया है ना 2024, इसके बाद क्या बदलाव हुआ इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर एसटी एससी और महिला वाले आरक्षण पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है मात्र ओबीसी वाले आरक्षण में। समझते हैं इसको, है ना। एसटी एससी का आरक्षण अभी क्या है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जितना जनसंख्या होगा उस अनुपात में आरक्षण सीटों का होगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो महिला आरक्षण छत्तीसगढ़ में कितना है, 50%, वो अभी भी 50%। तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओबीसी वाले आरक्षण में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, यदि एसटी एससी की जनसंख्या मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या या उसको दिया जाने वाला आरक्षण 50% से कम है, इसको आप समझिए। जनसंख्या जैसे कि किसी गांव में मान लो कि 1000 लोग हैं, है ना। अब 1000 में 400 लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, मतलब 50% से क्या हुआ, कम हुआ जनसंख्या। या फिर उसको दिया जाने वाला आरक्षण 50% से कम है, जैसे कि टोटल 10 सीट है, अब 2 लोग को आरक्षण मिला है, मतलब वो भी 3 लोग को भी मिला, 4 लोग को मिला, तो भी 50% से कम है ना। तो यहाँ पर समझिए, यदि एसटी एससी की जनसंख्या या दिया जाने वाला आरक्षण 50% से कम हो तो ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाता था इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा पहले होता था, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है है ना। और इस केस में क्या होता था, यदि एसटी एससी की जो जनसंख्या है या फिर उसको दिया जाना आरक्षण 50% से ज़्यादा होता था तो ओबीसी को बिल्कुल आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलता था। तो इसको चेंज करके क्या किया गया, एसटी एससी की जनसंख्या है उसको दिया जाने वाला आरक्षण 50% से कम हो तो ओबीसी को 25% जो आरक्षण मिलता था उसको हटाकर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे एक माइंड में ये वर्ड याद रख लेंगे, आरक्षण की जब बात करेंगे जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दिया जाता है। अधिकतम सीमा क्या है ओबीसी का आरक्षण का, 50% से अधिक नहीं होगा। जनसंख्या के अनुपात पर तो आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ओबीसी की जनसंख्या तो ऐसा नहीं, मैक्सिमम सीमा याद रखेंगे 50% से आरक्षण कभी भी नहीं दिया जा सकता। तो ओबीसी का आरक्षण क्या होगा, 50% से कम ही होगा। जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दिया तो जाएगा, लेकिन 50% से हमेशा कम, मैक्सिमम जो है 50% हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, है ना। आगे हम देखते हैं,
ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षता का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगी जैसा कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। इसका मतलब आप समझिए कि अगर कोई भी ग्राम है ना, ग्राम पंचायत में, तो वहाँ के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, फिर महिलाएं हैं, उसका जो आरक्षण किस तरीके से रहेगा वो कौन तय करेगा? राज्य का विधानमंडल तय करेगा, है ना। सभी राज्यों में आरक्षण कुल जनसंख्या के अनुपात पर हो गया। तो जब मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि जब भी आपको आरक्षण का टर्म पूछा जाएगा, जनसंख्या के अनुपात, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में भी महिला आरक्षण 1/3 होगी, है ना। तो महिला आरक्षण ऐसा लिखा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण कितना है अगर ऐसा पूछा जाए तो 50% है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 243 पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? अब नॉर्मली सबको पता रहता है कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है कि वो कार्यकाल काउंट कब से किया जाता है। तो जिस दिन से आप ऐसा बोलेंगे जिस दिन से कोई चुनाव जीता वहां से लेकर 5 साल, तो ऐसा नहीं होता है ना। ध्यान देंगे, पंचायत के प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, मीटिंग। जब भी प्रथम मीटिंग होगा, प्रथम अधिवेशन होगा, पहली बैठक होगा, उस तारीख को काउंट किया जाता है। तो उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक को कार्यकाल काउंट किया जाता है। 5 वर्ष कब से? प्रथम अधिवेशक की तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक पंचायत का कार्यकाल रहता है ना। विधि में कोई संशोधन होने पर संशोधन से पूर्व कार्य कर रही पंचायत का विघटन कार्यकाल संपन्न होने से पूर्व नहीं होगा, है ना। कार्यकाल संपन्न होने से पूर्व ऐसे विघटन नहीं किया जा सकता। कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। जैसे ही कार्यकाल खत्म हो जाता है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। यदि किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाता है, जैसे कि कुछ अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया है, फिर कोई भी कारणवश किसी की मृत्यु हो गई, तो किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाता है एवं 6 महीने के भीतर, उस कंडीशन में क्या होता है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जाना चाहिए। और जो अगर 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाता है तो उसका कार्यकाल भी बची अवधि तक ही बने रहेगी, है ना। पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के भीतर जो है आपको चुनाव कराना है। अब ऐसा मान के चलिए 5 साल का कार्यकाल रहता है, 3 साल में आपका क्या हो गया, कार्यकाल भंग हो गया, बचा 2 साल, 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। मान लो 6 महीने के भीतर चुनाव कराया गया, तो 1.5 साल के आसपास जो बचा ना, तो कार्यकाल ये 1.5 साल के आसपास ही रहेगा। कार्यकाल जो बचा कार्यकाल रहेगा उसी अवधि तक रहेगा जब दोबारा चुनाव होगा। तो ऐसा नहीं है कि फिर से 5 साल तक वो रहेगा, बची हुई अवधि तक ही वो कार्यकाल चलेगा। यदि 6 माह से कम समय बच गया है ना, मान लो कार्यकाल खत्म होने में 3-4 महीने, 1-2 महीने ही बचा है और पंचायत भंग हो गया, तो दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है ना। यदि 6 माह से कम बचे हों तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। ये हो गया। अगला है फिर अनुच्छेद 243F, सदस्यता के लिए निरर्हताएं, है ना। मतलब जो योग्यताएं अयोग्यताएं होती है उसका यहाँ पे उल्लेख है अनुच्छेद 243F में। कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है यदि मिनिमम आयु कितना होने चाहिए सदस्य बनने के लिए? 21 वर्ष मिनिमम आयु चाहिए। तो 21 वर्ष से कम ना हो, अर्थात आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कम ना हो ऐसे लिखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 21 से 30 वर्ष के बीच कोई व्यक्ति है तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो मिनिमम आयु यहाँ पर जो 21 वर्ष है ना, और पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आयु बढ़ जाएगा। 30 वर्ष से अधिक साक्षर ना हो तब भी वो पात्र रहेगा। 21 से 30 वर्ष के लिए तो साक्षर होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। लेकिन 30 वर्ष से अधिक है अगर, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो पात्र होगा। लाभ के पद पर ना हो, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी ना हो तो लाभ के पत्र पर ना हो। ये सब जो है योग्यताएं अयोग्यताओं के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। फिर अगला है आपका अनुच्छेद 243G या फिर 6, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। पंचायत
को शक्ति कौन प्रदान करेगा? शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब राज्य सरकार देखेगा, राज्य के विधानमंडल के पास ये पावर है कि वो पंचायती जो संस्था है उसको पावर दे सकता है। ऐसा पावर देगा जो उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। ज़बरदस्ती का पावर भी नहीं देगा, ज़बरदस्ती का पावर भी छीनेगा नहीं। स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा, ऐसा पावर दे सकता है राज्य का विधानमंडल। तो पावर देने के अधिकार किसके पास है? राज्य के विधानमंडल के पास है। इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने की शक्ति होती है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी कि पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्ति होती है स्वयं के पास। तो अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की शक्ति होती है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए, जिसके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंध है। अब 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिसके अंतर्गत ये जो है योजना वगैरह बना सकते हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो टोटल विषय हैं उसको मैं आगे आपको दिखा दूंगा, हालांकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला है अनुच्छेद 243H या फिर ज, कर आरोपित करने की शक्ति। कर मतलब हो गया आपका टैक्स। पंचायतों की निधियां, है ना, निधियां मतलब पैसे से संबंधित बात कर रहे हैं। पंचायत अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चाहे तो कोई कर वसूल सकता है। पंचायत का जो अपना एरिया है, अपना दायरा है, अगर पंचायत चाहे तो अपने सीमा के अंतर्गत कोई टैक्स कर वसूल कर सकता है। राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा इन सारे कार्यों को कर सकती है। इसको हम देखते हैं। ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें संग्रहित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब राज्य के विधानमंडल के पास पावर है कि पंचायत को ये शक्ति दे सकते हैं कि आप फला टाइप का कर वसूल सकते हो। किसके पास पावर है? राज्य विधानमंडल के पास पावर है। वो विधि के द्वारा पंचायतों को शक्तियाँ दे सकती है कि वो कोई भी टाइप का कर जो कि राज्य सरकार बताए वसूल कर सकता है। पंचायतों के लिए राज्य के संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंधित कर सकेगा। मतलब अगर पंचायत को कोई निधि चाहिए तो सहायता अनुदान देने के लिए निधि के प्रबंध कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। पंचायत द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण मतलब वापस लेना, रोकना करने के लिए भी उपबंध कर सकेगा। मतलब अगर पंचायत संस्थाओं के बारे में बात करें तो पूरा कंट्रोल जो है राज्य के विधानमंडल के पास रहता है। राज्य का विधानमंडल जो है पैसा लेने देने, वापस लेना, उनको देना, इस टाइप का सब टाइप का काम कर सकता है ना। अगला है अनुच्छेद 243 का आई या फिर इसको हम बोलते हैं झ, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो वित्त आयोग का गठन करेगा तो करेगा कौन? राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है। तो ये एक दो क्वेश्चन ऐसे है कि घुमा के पूछ दिया जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। राज्य द्वारा उद्ग्रहणी कर, शुल्क, पथ कर, फीस आदि का राज्य और पंचायतों के बीच का वितरण करने, पंचायतों द्वारा लगाए गए एवं वसूले गए कर, शुल्क, पथ कर का विनियोजन करने, ये सब का जो काम है वो वित्त आयोग कर सकता है ना। तो वित्त आयोग क्या क्या कर सकता है इसको पढ़ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राज्य के संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का कार्य करेगा। पंचायत के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। तो ये जो वित्त आयोग है, जितने भी वित्तीय संबंधी समाधान है, वित्तीय संबंधी काम है, वो वित्त आयोग करेगा। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्यपाल आयोग के सिफारिशों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये जो राज्यपाल है, वित्त आयोग की जो भी समीक्षा होगी तो राज्य का राज्यपाल लिखेगा और विधानमंडल को उस सिफारिशों को प्रस्तुत कर देगा। अनुच्छेद 243 का जे, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करना।
राज्य का विधानमंडल पंचायतों द्वारा लेखा बनाए रखने और लेखाओं की संपरीक्षा करने संबंधी नियम बना सकेगा। कौन? राज्य का विधानमंडल। तो यहाँ से समझ एक आध क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि संपरीक्षा करने का जो अधिकार है, शक्ति है, या फिर लेखाओं की संपरीक्षा करने संबंधी जो नियम बनाने का अधिकार है, वो किसके पास है? राज्य के विधानमंडल के पास है। ये क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या होता है। पंचायती संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पंचायती संस्थाओं का जो चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया जाता है ये सारे निर्वाचन को निपटाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम इम्पोर्टेंट है ये। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और राज्यपाल के द्वारा इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है ना। फिर अगला आपका अनुच्छेद 243 का एल। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार पढ़ लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों हेतु उपबंध। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इस भाग के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हो सकेंगे। अब राज्यों के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन उपबंध 243 एल ये बताता है कि आप कहाँ पर लागू कर सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों पर भी इसको लागू कर सकते हैं। शक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। इसलिए अगला जो लाइन है वो राष्ट्रपति की ही लाइन है। राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू कर सकेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो ध्यान देंगे दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। फिर अगला आपका अनुच्छेद 243 का एम, कुछ राज्यों क्षेत्रों में लागू होना। मतलब कहाँ पर पंचायती राज क्षेत्रों के लागू ना होने की छूट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 244 खंड 1 के अनुसूचित क्षेत्रों एवं खंड 2 के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन से खंड ये, बस ये ध्यान रखना कि आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ छूट है ना। अगर डिटेल से आप ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 244 की खंड 1, ऐसा तो बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, तो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं है, तो बस आप नाम याद रख लेना। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में यह प्रावधान लागू नहीं है। यहाँ पर जो है जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा है, आदिवासी बाहुल्य एरिया है, तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू ना करके जनजातीय परिषद जो है कार्यरत है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है, तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और एक हो गया आपका दिल्ली। तो इस तरीके से टोटल 1, 2, 3 और 4, इन 4 जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। फिर अगला है आपका अनुच्छेद 243 का एन, पहले से बने कानून एवं पंचायत का बने रहना। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन जब लाया तो उससे पहले भी बहुत सारे जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था चल ही रहा था, तो अब अचानक से ये व्यवस्था आया तो वो भी चलते रहे, 1 आध साल तक तो चलते रहे। ऐसा एक अवधि तैयार किया गया है ना, तो 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी जो भी पुराना आपका व्यवस्था चलता रहा था, उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला है आपका अनुच्छेद 243 का ओ, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, क्या है ये? अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई विधि जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, विधि मान्यता को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक, मतलब निर्वाचन क्षेत्र या फिर परिसीमन, मतलब जो एक एरिया, एक दायरा होता है ना निर्वाचन क्षेत्र का, वो बना दिया जाता है। तो बनाने के बाद कोई कंप्लेन करने न्यायालय के पास नहीं जा सकता, तो किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में हमको देखने को मिलता है? 243 ओ में,
किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत की जाएगी जो ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध है। इसको आप समझिए, जैसे निर्वाचन के लिए अगर आप कोई अर्जी देना चाहते हैं तो ऐसे अधिकारी जो कि राज्य सरकार आपको बताएगा, ऐसे नियम जो कि आपको राज्य के विधानमंडल आपको बताएगा, तो उसी अधिकारी और उसी नियम के तहत ही आप प्रश्नगत कर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन के लिए आप स्थानों के जो आवंटन है ना, स्थानों के आवंटन को लेकर आप कहीं भी यहाँ पर प्रॉपर ध्यान देंगे। स्थानों के आवंटन को भी मैं शायद गौर आपको नहीं करवा पाया था। स्थानों के आवंटन मतलब स्थान जो आवंटित किए गए ना, वहाँ आप प्रश्नगत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय के समक्ष। फिर अगला है आपका, सब तो हमने पढ़ लिया, अब इन सब को आप याद कैसे रखेंगे उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राम सभा का गठन, तो आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये जो ए है आप इंग्लिश में वर्ड लिखते जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो ए लिखा है ग्राम में, ग्राम या फिर सभा में भी ए लिखा है, तो इस तरीके से ग्राम है ना, आप थोड़ा जोर लगा के ग्राम आ ए ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला है आपका पंचायतों का गठन करना, जैसे कि 3 स्तर में बांधना, तो बाइंड करना, तो बी पंचायत का गठन बाइंड करना बी। ठीक है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये चीज़ मुझे याद हो गया है ना, ए में क्या है, बी में है, मैंने ही इसको बनाया, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है, संरचना, पंचायत का संरचना कैसे होना चाहिए, तो संरचना अगर संरचना को इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें जो सी आएगा संरचना, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, सीटों का आरक्षण, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब हो गया आरक्षित, तो रिजर्व का लास्ट का जो डी है उसको आप याद रखेंगे। पंचायतों का कार्यकाल, टर्म, TERM, तो ई को आप याद रखेंगे, है ना। सदस्यों की अयोग्यता, फॉल्ट, अयोग्यता एफ से फॉल्ट हो गया। पंचायतों की शक्ति पंचायतों की शक्ति क्या है, जी में है, तो पार्ले जी खाते हैं तो हमारे पास शक्ति आते हैं ना, तो उस पार्ले जी से आप जी याद रख लीजिएगा। फिर आपका आता है करारोपण करने की शक्ति, टैक्स, तो हाई टैक्स, करारोपण करना, हाई टैक्स से एच लगा के आप याद रखेंगे। फिर आपका है वित्त आयोग का गठन, वित्त, वित्त लिखेंगे VI, तो इस आई को याद रखेंगे। पंचायतों का लेखा जोखा, तो लेखा जोखा आप लिखेंगे तो इस जोखा से आप लेखा जोखा के जे से याद रख लेंगे, है ना। पंचायतों का चुनाव, चुनाव कराना, आप इस तरह से के याद रख लेंगे। अब एल में लागू होना, तो एल से लागू को याद कर लेंगे, पंचायती राज का लागू होना। एल के जस्ट बाद एम है, तो लागू होने के जस्ट एम में क्या है, लागू नहीं होना, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। ठीक, सॉरी। अब यहां पर आते हैं एन, पंचायती राज का बने रहना, है ना। पंचायती राज का बने रहना मतलब नो चेंज, नहीं चेंज होगा, तो एन इस तरीके से हो जाएगा। अब 243 ओ है, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, रोक ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ROK में भी ओ है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, ABCDEFG से लेकर पूरा O तक है, और सब में आपको इसका इंग्लिश टर्म या फिर हिंदी टर्म कुछ भी कर लो आसानी से मिलेगा नहीं, तो बहुत ही सोच समझ के मैंने एक ट्रिक बनाया है। एक बार बस प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन बना के आओगे, है ना। अगला है 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। जो भी हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है ग्राम सभा का गठन, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए, ऐसे हमने पढ़ा था ना, तो ग्राम सभा का गठन कर शक्ति सौंपा जाना चाहिए। निर्वाचन सूची का हर सदस्य ग्राम सभा का सदस्य होता है। आपके टॉपिक में सिलेबस में ग्राम सभा का एक टॉपिक है और उसका हम बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए और निर्वाचन नावली में जितने भी सदस्य होते हैं वो हर कोई ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है, जिसका भी नाम होता है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, कहाँ कहाँ पर अप्रत्यक्ष, देख लीजिए। ग्राम पंचायत में अगर आप देखेंगे
तो पंच डायरेक्ट आप चुनते हैं, प्रत्यक्ष सरपंच को डायरेक्ट आप चुनते हैं, प्रत्यक्ष उप सरपंच को आप नहीं चुनते, सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, मतलब पंचों के द्वारा चुना जाता है, तो इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष। जनपद पंचायत में अगर आप देखेंगे तो जनपद हो या फिर जिला हो, ठीक है, केवल सदस्य को प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को अप्रत्यक्ष तौर पर मतलब उनके सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अगला है आरक्षण किस आधार पर, जब भी आरक्षण ध्यान रखेंगे जनसंख्या के अनुपात याद रख लेना है ना, जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण होता है। कम से कम 1/3 महिला आरक्षण, अब यहाँ पर कम से कम लिखा है तो छत्तीसगढ़ ने बढ़ा दिया, इसको छत्तीसगढ़ ने 50% कर दिया है। कब से? अप्रैल 2008 से। तो कम से कम 1/3 महिला आरक्षण होना चाहिए, ये विशेषता है 73वें संविधान संशोधन की। लेकिन छत्तीसगढ़ अधिनियम जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 50% आरक्षण है छत्तीसगढ़ में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यहाँ इसके पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चाहे राज्य वित्त आयोग की पदाधिकारी हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्यपाल ही करेगा। राज्य वित्त आयोग वित्त प्रबंधन के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज्य से संबंधित चुनाव कराने के लिए, ठीक है, गठन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य हम देखेंगे तो कार्य पंचायत और नगरीय चुनाव कराना है ना, केंद्र से संबंधित चुनाव ये नहीं कराता है ना, पंचायत केवल पंचायत और नगरीय चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है राज्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त, सेवा शर्तें अवधि ये सब कुछ राज्यपाल ही तय करेगा कि राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा क्या होगी, शर्तें क्या होगी, अवधि क्या होगी। इसे राज्य के उच्चतम न्यायालय, मतलब राज्य के उच्चतम न्यायालय क्या होगा, हाई कोर्ट हो गया, ने न्यायाधीश के अलावा कोई नहीं हटा सकता। मतलब जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, जज होगा, केवल वही हटा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हटा सकता। तो चुन कौन सकता है? राज्यपाल नियुक्त करेगा, राज्यपाल हटा सकता है केवल उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इसे नियुक्ति के बाद इसकी सेवा एवं शर्तें में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसका नुकसान हो। मतलब एक बार अगर आप राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल नियुक्त कर दिया है तो उसकी सेवा और शर्तों में ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकता कि वो चुनाव ही न करवा पाए, है ना, तो उसको कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से ध्यान रखा जाएगा। 11वीं अनुसूची में हमने देखा था, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय थे। अब ये जो 29 विषय है, जैसे कि कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, तो ये सब कुछ क्या है, एक 29 विषय शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये टोटल 29 विषय यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं। अब जो भी थ्योरी था आज का हमने पढ़ लिया। आज की थ्योरी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे एडीओ में। आज के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे आपका पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, सुशासन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सत्ता का अगर इस टाइप के ऑप्शन में आपको विकेंद्रीकरण दिखे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, गांव के लोगों को ही शक्ति प्रदान करना, यही हो गया ना सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो संविधान में जब 73वां संविधान संशोधन नहीं जुड़ा था तो अनुच्छेद 40 हमने पढ़ा था ना, तो अनुच्छेद 40 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन 1882 में हमने पढ़ा था। लॉर्ड रिपन ने सत्ता का विकेंद्रीकरण पर बल दिया और इसे ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन आपको याद रखना है, इसे ही हम भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। अगला है, 1957 में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश की? 1957 में बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले सिफारिश की। तो बलवंत राय मेहता समिति, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया था? राजस्थान के नौगढ़ जिले पर 2 अक्टूबर 1959, ये आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। कब राजस्थान के नौगढ़ जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया? मैंने अभी आपको बताया 2 अक्टूबर 1959।
राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था चालू किया गया था। अब ये कब चालू किया गया था? 11 अक्टूबर, 9 दिन बाद मान लीजिए 2 अक्टूबर को राजस्थान में चालू हुआ। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? अशोक मेहता समिति ने। बलवंत राय ने 3 स्तरीय के बारे में कहा था, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय के बारे में बात किया। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को आरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति आया था, फिर अशोक, ट्रिक मैंने आपको बताया था ना, BAG बैग LPG, या फिर भूरे बैग में LPG, ठीक। तो B से आपका बलवंत, ये पहले, A से अशोक, ये है, फिर G से GVK राव, फिर LM सिंघवी, ये तो क्रम में ही है, तो 1 2 3 4 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अगला है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए, 73वें संविधान संशोधन का जब पंचायती राज का संवैधानिकरण किया गया तो उस समय PM कौन था? नरसिम्हा राव, है ना। पंचायती राज स्थानीय सुशासन व्यवस्था निम्न में से किनका सपना था? महात्मा गांधी। अगर ऐसा पूछा जाए कभी भी तो क्वेश्चन याद रख लेना, महात्मा गांधी का स्थानीय सुशासन का पहले से सपना था। पंचायती राज किस सूची का विषय है? मैंने आपको बताया राज्य सूची का विषय है। हमने पढ़ा ना, जितना भी पावर है सब कुछ राज्य के विधानमंडल को है, राज्य सरकार ही बना सकता है सब कुछ, तो राज्य सूची का विषय हो गया। भारत के संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? किस संशोधन के अंतर्गत किया गया? 73वें संशोधन के अंतर्गत, 73वां संशोधन अधिनियम 1992। अगर आपको यही 74वां संशोधन आ जाए तो 74वां संशोधन 1992 नगरीय निकाय का है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर ZG तक कुल 11 विषय ऐसे जोड़ा गया था, जबकि इसमें कितने विषय जोड़े गए थे? आपका 16 अनुच्छेद और 29 विषय ऐसे जोड़े गए थे। 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? ये आपका ADO 2017 में एग्जाम में पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। 73वां संविधान संशोधन याद कीजिए, इसी के लिए तो लाया गया था ना, तो ये सही हो गया। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक रूप आपको दिया गया। देखिए वैधानिक तो नहीं है, एक होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक। इसको समझिए। संवैधानिक मतलब जो चीज़ें संविधान में लिखी हो, वैधानिक मतलब जो आपका राज्य का विधानमंडल या फिर संसद अगर कोई कानून, मतलब एक ये हो जाता है इंग्लिश में लीगल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो एक कानून अगर बनाकर कोई बात कही जाए तो वह वैधानिक हो गया, और संविधान में अगर कोई बात लिखा हुआ है तो संवैधानिक हो गया। तो ये तो नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ा गया है ना, 11वीं अनुसूची तो जोड़ा गया इसमें, तो ये भी सही हो गया आपका। उसके बाद अगला, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई नहीं, यहाँ पर 16 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, मतलब त्रिस्तरीय को लागू किया गया, तो ये भी आपका सही हो गया। तो ये आपका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, C ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक। अगला है आपका, ये आपका ADO 2017 में आया था क्वेश्चन, सूची मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर सूची आपको मिलाना, मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ। A पे हमने ग्राम से आपको बताया था ना, A याद रखना, तो यहाँ पर A से आपका ये ग्राम सभा आ गया, है ना। फिर आपका B से बाइंड गठन करना आपको याद रखना है, तो B से आपका पंचायत का गठन हो गया। और C से याद रखना संरचना का C, है ना, तो पंचायत की संरचना ये हो गया। और आपका D से क्या याद रखना है? D से रिजर्व्ड आरक्षण, तो ये आपका आरक्षण वाला ये हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? 2017 में आया था। देखिए थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है। जो पंचायती राज अधिनियम के लिए 73वां संशोधन अधिनियम जो लाया गया था, है ना, तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान
में भाग 9 जोड़ा गया, यही क्वेश्चन है। इसको थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया तो टफ लग रहा है ना। 9वां, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से होती है? तो 5 वर्ष की गणना होती है, लेकिन 5 वर्ष से कब चुनाव की तिथि से नहीं होता, प्रथम सम्मेलन है ना, तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये एडीओ 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तर में कौन सा एक नहीं है? ठीक है, जिला देख, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है। ग्राम सभा नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है। अगला है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? सदस्य के लिए न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पंच का होता है, जनपद सदस्य का होता है, उप सरपंच का नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्न में से किस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि पंचायती राज संस्थाएं अत्यंत कमजोर है और उन्हें बिना जड़ का घास का? मैंने आपको ट्रिक बताया था, जी से घास याद रखना और जी से GV.K. राव समिति, तो ये आपका GV.K. राव हो गया। निम्न में से किस समिति ने पेशा एक्ट की मांग की थी? भूरिया समिति 1995, तो ये आपका भूरिया समिति हो गया। अगला है, 73वां संविधान संशोधन भारत के गजट पत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो है भारत के गजट में कब प्रकाशित हुआ? 24 अप्रैल 1993, और इसी दिन ये लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल 1993 को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 है ना, मैंने शायद 85 तो नहीं बोला ना, फ्लो में 1993 ही बोलाऊंगा। अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम सभा में, ग्राम में ए आपको कैपिटल लिखना है, ग्राम आ का मात्रा ग्रा ऐसे याद रखना, आ है ना, तो ए। निम्न में से किस अनुच्छेद में स्थानों एवं सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? आरक्षण रिजर्व, लास्ट में डी लगाना, डी है ना, तो अनुच्छेद 243 का डी। निम्न में से किस अनुच्छेद में चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान है? रोक RO के, तो इस ओ को याद रखना है ना, 243 ओ। जैसे मेरे को याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा, मैंने जो ट्रिक बताया है वो आपको भी याद हो जाएगा। अनुच्छेद 243D के तहत कुल सदस्यों का कितना सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो देखिए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत तो 1/3 है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम जो छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम है, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में महिलाओं का आरक्षण हालांकि 50% है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को रखा गया है? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को रखा गया है। देखें, 73वां संविधान संशोधन 1992 जब लाया गया, पंचायती राज निकाय जो कि मान के चलिए ग्रामीण के लिए लाया गया, तो यहाँ पर टोटल 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए, जबकि 12वीं जो अनुसूची है ये नगरीय निकाय के लाया गया, यहाँ पर 18 विषय प्रदान किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। संविधान के किस अनुच्छेद के पंचायत की शक्तियां एवं अधिकार को बताया जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था पार्ले जी से मिलता है शक्ति, एनर्जी, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज करके भी आप जी याद रख सकते हो है ना, तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 243G। 73वां संविधान संशोधन पंचायत चुनाव को बनाता है आदेशात्मक, स्वैच्छिक, नियमित या फिर अनियमित? आदेशात्मक या फिर बाध्यकारी भी आप समझ सकते हो कि बाध्यता है, करना पड़ेगा, आदेशात्मक आदेश है। 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। कितने कम आबादी वाले राज्य 2 स्तरीय पंचायती राज पंचायत गठित कर सकेंगे? 20 लाख से कम आबादी वाला, ये भी हम सब थ्योरी में पढ़े हुए हैं ना। अगला है, पंचायत के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग है ना, राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाता था कि पंचायत का चुनाव किया जाए। पंचायत राज्य संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली संस्था क्या नाम है? राज्य वित्त आयोग।
अगला है 73वें संविधान संशोधन में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं सबके आरक्षण की बात कहेगी तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इनको आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? इन सबको आरक्षण दिया जाता है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, तो जनसंख्या के अनुपात वाला ऑप्शन आ जाएगा। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है और प्रथम अधिवेशन से लेकर वो काउंट होता है। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है? जैसे विघटन होता है तो 6 मास के भीतर जो है आपको क्या करना है? चुनाव कराना ही कराना है। लेकिन अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम है तो ये बाध्यता नहीं रहती। 5 वर्ष पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? जितना जो बचा रहेगा ना, शेष अवधि, शेष बची अवधि ही होगी। पंचायत को कौन सी मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो पंचायत को क्या सौंपा गया है? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का काम। सबसे मुख्य रूप से ये जो काम है, ये सारे ऑप्शन में ये काम जो है मुख्य है, तो इसको याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश, अविभाजित छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी इसी का हिस्सा था, ठीक है, तो इसमें लागू किया गया। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 24 अप्रैल 1993, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले इसी दिन ही लागू हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश के दिन सबसे पहले ही लागू ये हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 जनवरी 1994, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा इसको, है ना। 24 अप्रैल 1993 में ये हालांकि क्या हुआ था, लागू हो गया था, तो यही वाला ऑप्शन होना चाहिए। इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम लोग आगे, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इसी के साथ अगर आप एडियो क्लास लेना चाहते हैं तो आपको ये डेमो अच्छा लगा तो एडियो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत रहेगा तो हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।